नमस्कार। आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग की प्रस्तुति न्यू इंडिया समाचार में आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। दोस्तों, मैं हूं मुनीश शर्मा और साथ में मैं हूं विनीता ठाकुर। जी हां, और आज हम ले आए हैं आपके लिए 16 से 31 जनवरी का अंक। श्रोताओं, इस 25 फरवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस एक विशेष संयोग लेकर आया, जब भारत ने अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र एवं निर्वाचन सहायता संस्थान के सदस्य राष्ट्रों की परिषद की अध्यक्षता ग्रहण की। ये अध्यक्षता एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। इस अवसर पर भारत निर्वाचन आयोग की यात्रा हमारे संघ की आवरण कथा बनी है, जिसके बारे में हमने कार्यक्रम की पिछली कड़ियों में विस्तृत चर्चा की थी। आज बात करते हैं पत्रिका के अन्य आकर्षणों की। इस बार व्यक्तित्व की कड़ी में गरीब मरीजों के मसीहा मुनीश्वर चंद्र डाबर, परमाणु ऊर्जा से जुड़ा शांति विधेयक 2025, विकसित भारत रोजगार और आजीविका मिशन ग्रामीण विधेयक 2025, महान मूर्तिकार राम बनजी सुतार को श्रद्धांजलि, केंद्रीय मंत्रिमंडल के निर्णय, सुधारों का वर्ष बने 2025 पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आलेख, राष्ट्रीय प्रेरणा स्थल का लोकार्पण सहित उनके पखवाड़े भर के कार्यक्रमों को इसमें शामिल किया गया है। साथ ही पत्रिका के इनसाइड पेज पर मन की बात और बैक कवर पर राजस्थान के अलवर में सिलीसेट झील और छत्तीसगढ़ के बिलासपुर के पास कोपरा जलाशय को रामसर साइट्स घोषित किए जाने पर विशेष सामग्री समाहित है। परंपरागत, पूरक और एकीकृत चिकित्सा पद्धति का उपयोग विश्व स्वास्थ्य संगठन के 170 देशों में किया जाता है। भारत, चीन और जापान जैसे देशों में परंपरागत चिकित्सा की स्थापित प्रणालियां हैं, वहीं अफ्रीका और अमेरिका में भी व्यापक प्रचलन में है। गंभीर स्वास्थ्य चुनौतियों का समाधान बनी पारंपरिक चिकित्सा प्रणाली पर WHO के दूसरे वैश्विक शिखर सम्मेलन की भारत ने मेजबानी की, जिसके समापन समारोह को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संबोधित किया। भारत सरकार के आयुष मंत्रालय और विश्व स्वास्थ्य संगठन की ओर से संयुक्त रूप से संतुलन स्थापित करना, स्वास्थ्य और कल्याण का विज्ञान और अभ्यास, इस विषय पर नई दिल्ली के भारत मंडपम में पारंपरिक चिकित्सा शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया। ये सम्मेलन लगातार दूसरी बार भारत में हुआ है, जो राष्ट्र के बढ़ते नेतृत्व और वैश्विक विज्ञान आधारित एवं जन केंद्रित पारंपरिक चिकित्सा एजेंडा को आकार देने में किए जा रहे अग्रणी प्रयासों और प्रधानमंत्री मोदी के संकल्प की मजबूती का प्रमाण है। परंपरागत चिकित्सा वेलनेस और जीवन शैली की सीमाओं से आगे गंभीर स्वास्थ्य चुनौतियों का समाधान करता है। 3 दिवसीय सम्मेलन के दौरान गुजरात घोषणा पत्र को अपनाया गया, जिसने साक्ष्य आधारित TCIM के प्रति वैश्विक प्रतिबद्धता की पुष्टि की, बेहतर डेटा और नियामक ढांचे की मांग की और एक समग्र, सांस्कृतिक रूप से निहित एवं वैज्ञानिक रूप से संरेखित वैश्विक स्वास्थ्य एजेंडा को आकार देने में भारत के नेतृत्व को स्वीकार किया। पारंपरिक चिकित्सा शिखर सम्मेलन की विस्तृत जानकारी पत्रिका में शामिल है। असम और पूरा पूर्वोत्तर आज भारत के विकास का नया प्रवेश द्वार बन रहा है। मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी के संकल्प ने इस क्षेत्र की दिशा और दशा बदली है। असम में विकास के हर काम की गति सपनों को हकीकत में बदल रही है और इसी कड़ी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 दिन के असम दौरे पर रहे। इस दौरान लगभग 15,600 करोड़ रुपए की परियोजनाओं की सौगातें उन्होंने दी। साथ ही असम की धरती से कहा कि पूर्वोत्तर से ही देश के भविष्य का नया सूर्योदय होना है। दुनिया का भारत को देखने का नजरिया आज बदल गया है। साथ ही देश की भूमिका भी बदल रही है। इसमें बहुत बड़ी भूमिका आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास की है। भारत 2047 की तैयारी कर रहा है, जिसमें इंफ्रास्ट्रक्चर पर फोकस किया जा रहा है। देश का हर राज्य एक साथ प्रगति करे और विकसित भारत के मिशन में अपना योगदान दे। केंद्र सरकार इस दिशा में काम कर रही है। बीते 10-11 वर्ष के भीतर दशकों से जो हिंसा का दौर चल रहा था, उसे खत्म करने की तरफ देश आगे बढ़ रहा है। अब ये सुनिश्चित हो रहा है कि असम के संसाधन असम के लोगों के काम आए। हिंसाग्रस्त जिले अब आकांक्षी जिले के रूप में विकसित हो रहे हैं। आने वाले समय में यही इलाके इंडस्ट्रियल कॉरिडोर बनेंगे।
पीएम मोदी कहते हैं कि आज हम असम को भारत के ईस्टर्न गेटवे के रूप में उभरता देख रहे हैं। असम कई क्षेत्रों में विकसित भारत का इंजन बनेगा। पीएम मोदी ने गुवाहाटी में लोकप्रिय गोपीनाथ बरदोलई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के नए टर्मिनल भवन का उद्घाटन किया। ये टर्मिनल भवन विकास भी और विरासत के मंत्र के महत्व को दर्शाता है। असम को मिली सौगातों की जानकारी पत्रिका पढ़कर भी ली जा सकती है। इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बताया कैसे कभी दिल्ली से दूर नॉर्थ ईस्ट आज दिल्ली और दिल दोनों के करीब है। साथियों, नॉर्थ ईस्ट की सबसे बड़ी पीड़ा हमेशा दूरी की रही। दूरी दिलों की, दूरी स्थानों की। दशकों तक यहां के लोगों के महसूस होता रहा कि देश का विकास कहीं और हो रहा है और वे पीछे छूट रहे हैं। इसका असर केवल अर्थव्यवस्था पर नहीं पड़ा, बल्कि भरोसे पर भी पड़ा। इस भावना को बदलने का काम भाजपा ने किया। डबल इंजन की सरकार ने नॉर्थ ईस्ट के विकास को प्राथमिकता बनाया। रोडवेज, रेलवेज, एयरवेज, वाटरवेज के माध्यम से असम को जोड़ने पर एक साथ काम शुरू हुआ। इंफ्रास्ट्रक्चर और कनेक्टिविटी देश के विकास का महत्वपूर्ण हिस्सा रहा है और केंद्र सरकार निरंतर इसे गति दे रही है। इसी कड़ी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने नए साल के तोहफे के रूप में दिल्ली में मेट्रो के विस्तार को मंजूरी दी। दिल्ली मेट्रो के फेज 5A परियोजना के हिस्से के रूप में 3 नए कॉरिडोर्स को मंजूरी दी गई। 16.76 किलोमीटर लंबी ये परियोजना राष्ट्रीय राजधानी के भीतर कनेक्टिविटी को और बेहतर बनाएगी। दिल्ली मेट्रो के फेज 5A की कुल लागत 12,000 करोड़ रुपए से अधिक है। 3 नए कॉरिडोर हैं। आर के आश्रम मार्ग से इंद्रप्रस्थ 9.913 किलोमीटर, एरोसिटी से आईजीडी एयरपोर्ट T1 टर्मिनल 2.263 किलोमीटर और तुगलकाबाद से कालिंदी कुंज 3.9 किलोमीटर। साथ ही महाराष्ट्र एवं ओडिशा के प्रमुख इंफ्रास्ट्रक्चर प्रस्तावों को भी मंजूरी दी है। केंद्र सरकार के इस कदम से न सिर्फ देश में कनेक्टिविटी बेहतर होगी, बल्कि लाखों लोगों का रोजाना का सफर भी आसान हो जाएगा। केंद्रीय मंत्रिमंडल के सभी निर्णय पत्रिका में पढ़े जा सकते हैं। केंद्र सरकार का निरंतर प्रयास रहा है कि सबका साथ सबका विकास सुनिश्चित हो। देश के उन हिस्सों को भी आधुनिक कनेक्टिविटी मिले जो लंबे समय से वंचित रहे हैं। इसी कड़ी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम बंगाल का दौरा करने के साथ ही लगभग 3,200 करोड़ रुपए के 2 राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन किया। इन प्रोजेक्ट से राज्य में आर्थिक गतिविधि और पर्यटन का विस्तार होगा। पश्चिम बंगाल में नदिया वो भूमि है जहां प्रेम, करुणा और भक्ति के जीवंत स्वरूप श्री चैतन्य प्रभु प्रकट हुए। पश्चिम बंगाल की इसी भूमि से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम बंगाल की प्रगति को नई गति देने के लिए नदिया जिले के राणाघाट के 2 बड़े राजमार्ग परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन किया। नए प्रोजेक्ट से इस क्षेत्र की कोलकाता और सिलीगुड़ी से कनेक्टिविटी और बेहतर होने वाली है। आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर की विकसित भारत की संकल्प सिद्धि में महत्वपूर्ण भूमिका है और यही वजह है कि केंद्र सरकार पश्चिम बंगाल में आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर पर काफी निवेश कर रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कार्यक्रम के दौरान कहा कि बराजगुड़ी से कृष्णानगर तक 4 लेन बनने से नॉर्थ 24 परगना, नदिया, कृष्णानगर और अन्य क्षेत्र के लोगों को काफी लाभ होगा। इससे कोलकाता से सिलीगुड़ी की यात्रा का समय करीब 2 घंटे तक कम हो गया है। बारासात से बराजगुड़ी तक भी 4 लेन सड़क पर काम शुरू हुआ है और इन दोनों ही प्रोजेक्ट से इस पूरे क्षेत्र में आर्थिक गतिविधियों और पर्यटन का विस्तार होगा। पश्चिम बंगाल को केंद्र सरकार की ओर से दी गई सौगातें पत्रिका में पढ़ी जा सकती हैं। सुशासन को जमीन पर उतारने के साथ साथ पोखरण एवं कारगिल विजय से शौर्य की अमिट गाथा लिखने वाले भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी की 101वीं जयंती पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लखनऊ में राष्ट्रीय प्रेरणा स्थल का लोकार्पण किया।
इस परिसर में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, पंडित दीनदयाल उपाध्याय और पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की 65 फीट ऊंची कांस्य प्रतिमाएं लगाई गई हैं, जो राजनीतिक सोच, राष्ट्र निर्माण और सार्वजनिक जीवन में उनके महत्वपूर्ण योगदान के प्रतीक हैं। अखंड भारत की नींव एक देश में 2 विधान, 2 प्रधान और 2 निशान नहीं चलेंगे के मंत्र से डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने रखी, तो पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने एकात्मक मानवतावाद का सिद्धांत देकर समाज के प्रत्येक वर्ग के उत्थान के लिए अंत्योदय का लक्ष्य दिया। राष्ट्रीय कल्याण की इसी धारा को आगे बढ़ाने का काम किया राष्ट्रवादी विचारों के महाकवि और राष्ट्र नायक अटल बिहारी वाजपेयी ने। उत्तर प्रदेश के लखनऊ में पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के जीवन और आदर्शों को श्रद्धांजलि अर्पित कर राष्ट्रीय प्रेरणा स्थल का उद्घाटन करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि आज का ये दिन देश की 2 महान विभूतियों के जन्म का अद्भुत सुयोग लेकर भी आता है। भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी, भारत रत्न महामना मदन मोहन मालवीय, इन दोनों महापुरुषों ने भारत की अस्मिता, एकता और गौरव की रक्षा की और राष्ट्र निर्माण में अपनी अमिट छाप छोड़ी। इस आयोजन की विस्तृत जानकारी पत्रिका में शामिल है। अपने जीवन काल में लाखों लोगों का इलाज करने वाले डॉक्टर मुनीश्वर चंद्र डावर महंगाई के इस दौर में भी केवल 20 रुपए की मामूली फीस लेते थे। यही वजह है कि सेना से रिटायर्ड डॉक्टर मुनीश्वर चंद्र डावर को मध्य प्रदेश के लोग धरती पर गरीबों का भगवान स्वरूप मानते थे। गरीबों के मसीहा कहे जाने वाले मुनीश्वर चंद्र डावर को समाज के प्रति निस्वार्थ सेवा भाव और चिकित्सा के लिए वर्ष 2023 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। उनकी जनसेवा की भावना निरंतर लोगों को प्रेरित करती रहेगी। अपने एक शिक्षक से मिली सीख को डॉक्टर डावर ने जीवन पर्यंत अपना मूल मंत्र बनाया। उनके शिक्षक ने उनसे कहा था कि मेडिकल प्रोफेशन लोगों की सेवा के लिए है, उनका खून चूसने के लिए नहीं। और इन बातों ने उनकी जिंदगी की दिशा ही बदल दी। उनकी अच्छी और सस्ते इलाज का असर ये रहा कि उनके यहां लोगों की भीड़ लगी रहती थी। उनका मकसद सिर्फ लोगों की सेवा करना था। सेवा की प्रतिबद्धता तो ऐसी थी कि वो निरंतर 50 साल तक इलाज करते रहे। शुरुआत में वो मरीजों से फीस के तौर पर 2 रुपए ही लेते थे, जो बाद में बढ़कर 5, 10, 15 और 20 रुपए तक पहुंचे। सस्ते इलाज के प्रतीक माने जाने वाले डॉक्टर डावर इलाज के साथ साथ नशा मुक्ति के लिए भी अभियान चलाते थे। जी हां, और सामाजिक मुद्दों को लेकर वे काफी जागरूक रहते थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी जब जबलपुर दौरे पर गए थे तो उन्होंने व्यक्तिगत रूप से डॉक्टर डावर से मुलाकात की। सेवा, समर्पण और करुणा के प्रतीक डॉक्टर डावर का 4 जुलाई 2025 को निधन हो गया। व्यक्तित्व की श्रेणी में इस अंक में मुनीश्वर चंद्र डावर की प्रेरणादायी कहानी शामिल है। पर्यावरण संरक्षण में भारत ने एक और महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। राजस्थान के अलावा स्थित सिलीसेड़ झील और छत्तीसगढ़ के बिलासपुर स्थित कोपरा जलाशय को अंतर्राष्ट्रीय महत्व की आर्द्र भूमि यानी रामसर स्थल घोषित किया गया है। ये भारत की प्रकृति संरक्षण और संवर्धन के प्रयासों की प्रतिबद्धता और मजबूती को दर्शाता है। ये समृद्ध जैव विविधता, जन संसाधनों के संरक्षण, जलवायु सुरक्षा और स्थायी आजीविका सुनिश्चित करने की दिशा में राष्ट्र के सामूहिक प्रयासों की एक सराहनीय उपलब्धि है, जिसे पत्रिका के बैक कवर पर स्थान दिया गया है। श्रोताओं, समय की बाध्यता को ध्यान में रखते हुए आज की चर्चा को देते हैं यहीं विराम। इस पाक्षिक पत्रिका की हर प्रति हमारी वेबसाइट पर उपलब्ध है, जिसका पता है newindiasamachaar.pib.gov.in, जहां आप सभी समाचारों को विस्तार से पढ़ सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं। दोस्तों, डिजिटल और प्रिंट में पत्रिका आज देश ही नहीं बल्कि विदेशों में भी अपनी खास पहचान रखती है, जिसका एक्स हैंडल है NISPIB इंडिया। इसके अलावा आप हमें response-nis@pib.gov.in पर ईमेल के जरिए अपने बहुमूल्य सुझाव भेज सकते हैं। आपके सुझावों का रहा करता है हमें हमेशा बड़ी बेताबी से इंतजार। दोस्तों, मैं हूं मुनीश शर्मा और मैं विनीता, आपसे लेते हैं इजाजत। नमस्कार।